हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी पाठशाला में। कल हमने समाजशास्त्र का चैप्टर 2 का पार्ट 1 करा था। आज हम पार्ट 2 करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, आपको भी बहुत ज़्यादा बोर ना लगे। तो अगर आप पहली वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। बाकी ठीक है, हमने संदर्भ समूह तक कल तक शब्दावलियाँ समझ ली थी। आज हम सामाजिक स्तरीकरण से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। सामाजिक स्तरीकरण किसको कहते हैं? आइए, समाज में ना लोगों का ऊंच नीच के आधार पर विभिन्न स्तरों या श्रेणियों में विभाजन होना स्तरीकरण कहलाता है। ठीक है, यह जन्म, धन, शिक्षा, शक्ति, लिंग आदि के आधारों पर होता है। ठीक है, जैसे अमीर और गरीब, उच्च जाति, निम्न जाति, अधिकारी और कर्मचारी। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण को सिंपल सा आप ये समझिए कि समाज में जो उतार चढ़ाव होते रहता है ना, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो। ठीक है, अगर मान लो कोई गरीब है, उनका किसी का बेटा आईएएस बन गया तो अब समाज में उनका अस्तित्व थोड़ा ऊपर हो गया। लेकिन और हो सकता है कि कोई बहुत अमीर हो और उसने बहुत अच्छे से अपने जीवन को ना जिया, या फिर शराब में लीन हो गया, या फिर बर्बाद हो गया और वो गरीब आ गया, मतलब वो गरीब बन गया। तो ये सामाजिक स्तरीकरण के पहलू को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि आप इतना मानिए कि सामाजिक स्तरीकरण हो सकता है कि किसी के जन्म के आधार पर हो। जैसे किसी ने अमीर परिवार में जन्म लिया है तो वो अमीर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी अमीर रहेगा, लेकिन अभी उसका सामाजिक ढांचा जैसे होगा, उसकी परवरिश जैसे होगी, वो तो अमीरों जैसे होगी। तो यही उतार चढ़ाव और एक दूसरे से जो चीज़ें विपरीत करती हैं उसको सामाजिक स्तरीकरण में बांटते हैं। ये शिक्षा के आधार पे हो सकता है, कोई पढ़े ही ना और कोई बहुत पढ़े, तो वही बोलते हैं ना कि अनपढ़ और पढ़ा लिखा, इन दोनों में एक अंतर हो गया। जाति के आधार पे होता है, जो उच्च वर्ण के लोग होते हैं उनको थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। लिंग के आधार पे आप देख सकते हैं कि मेल डोमिनेंट को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज होता है। ऐसा नहीं है कि सारे को होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फीमेल, महिलाओं की अपेक्षा में उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सामाजिक स्तरीकरण को प्रभावित करती हैं। उतार चढ़ाव चीज़ें कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई इंसान ऊपर है और कोई इंसान नीचे है, कोई इंसान यहाँ पे है, कोई अमीर है और यहाँ पे है कोई गरीब है। तो ये सामाजिक स्तरीकरण को प्रभावित कर रहा है, मतलब सामाजिक स्तरीकरण को डिफाइन कर रहा है। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जन्म के आधार पर होती है, नहीं। कोई शिक्षा प्राप्त करके ऊपर चला गया, कोई ऊपर था लेकिन उसने अपने पद का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर वो नीचे आ गया। बहुत अच्छे तरीके से उसने अपने जीवन में काम नहीं किया तो वो नीचे आ गया। तो ये समाज का एक पहलू है जो ऊपर नीचे रूप में क्रम से चलते रहता है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण आप समझ गए। अब आइए हम जानते हैं कि जाति, कास्ट किसको कहते हैं। यह भारतीय समाज की एक जन्म आधारित, बंध और श्रेणीबद्ध सामाजिक संस्था है जिसमें व्यक्ति का स्थान जन्म से निर्धारित होता है। जाति किसी को भी ना जन्म से मिलती है। हम किस जाति में पैदा हुए हैं ये हमने खुद से डिसाइड नहीं करा है, ये हमें जन्म से मिला है। जब हम बड़े हुए तो पता हुआ कि अच्छा हम इस जाति के हैं, हम इस गोत्र के हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये जाति हमें जन्म आधारित मिलता है, इसमें हम कभी भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी में हम कुछ भी कर ले, हम अपनी जाति नहीं बदल सकते। हम अपना धर्म बदल सकते हैं लेकिन हम अपनी जाति कभी नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था में उच्च और नीच वर्ण की स्पष्ट भावना पाई जाती है। आप आज भी समाज में देखते होंगे जो सबसे उच्च वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, उनको थोड़ी सी प्रिविलेज होती है। उनके नीचे आते हैं वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो ये सभी का ना एक स्थान बांटा हुआ है। तो जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की स्पष्ट भावना होती है, जो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर कोई ऊंच नीच का भावना कर रहा है। पहले के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा होता था। जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो नीचे वाले को दबाते थे और अपने यहाँ मजदूरी जो भी है, शूद्र को रखा ही इसीलिए गया था कि वो सेवा कर सके। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो सारे ब्राह्मण ही उच्च हैं। ब्राह्मण के अंदर भी कितनी सारे गोत्र होंगे जो जो उनमें भी ये डिसाइड करते होंगे कि अरे आप ये अच्छे वाले ब्राह्मण हैं, आप उससे थोड़े नीचे वाले हैं, आप उससे थोड़े नीचे वाले हैं। और ये हर चीज़ में होता है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम भी जिस जाति के आते हों, हम भी जिस जाति के अंदर आते होंगे, उस जाति के अनेक उपजातियाँ होंगी। जैसे कोई हलवाई है,
उसके नीचे भी उप जाति होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी जाति है कि अरे आप शूद्र में आते हैं तो आप शूद्र हो गए, नहीं, उसके अंदर भी विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं। ठीक है, इसका जाति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह हो सकता है अंतर्विवाह। अपनी ही जाति में विवाह करना है। व्यवसाय की परंपरा, प्राचीन समय में क्या होता था ना कि शूद्र हैं, उनका काम ही सेवा करना है, वो कोई और काम चाह के भी नहीं कर सकते थे कि नहीं भैया इनका तो यही है। क्षत्रिय का जो काम होता था ना, ये युद्ध ही लड़ना था, क्योंकि उनको बनाया गया था कि आप युद्ध लड़ें, आप रक्षा करें, आपका जन्म इसीलिए हुआ है। ठीक है, तो ये सबका जो काम था ना प्राचीन समय में, ये उनके कास्ट के आधार पे, उनके जाति के आधार पे बांटा गया था। ठीक है, पवित्रता और अपवित्रता की भावना। पहले जो ब्राह्मण लोग होते थे ना, तो वो शूद्र को ऐसा कहा जाता था कि रास्ते में आ जाते थे ना तो उनको बहुत सजा दी जाती थी कि अरे कोई ब्राह्मण ऐसे जा रहा है, आप रास्ते से हट जाओ, नहीं तो इनका पूरा दिन खराब हो जाएगा। इस तरह की पवित्रता और अपवित्रता की भावना प्राचीन समय में पाई जाती थी। आधुनिक समय में उतनी नहीं है, पर है थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीज़ें जाति के अंतर्गत आती है। आप इतना याद रखिएगा कि जाति किसी को भी जन्म आधारित मिलती है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। हाँ, हम धर्म में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हम जाति में बदलाव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए जाति के बाद एक आता है वर्ग। यह समाज में समान आर्थिक स्थिति, आय, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन शैली वाले लोगों का समूह है। इसमें सिंपल सा ये समझिए, क्लास किसको कहते हैं। जाति जन्म से आधारित होती है और क्लास हम खुद से बनाते हैं। शहरों में जैसे होता है, एक होता है अमीर वर्ग, ये उनका क्लास है। डॉक्टरों का एक समूह होता है। ठीक है, तो जो भी ये वर्ग पाए जाते हैं ना, ये अपने अपने लेवल के जो लोग होते हैं उनका समूह होता है। उदाहरण के तौर पर अमीर वर्ग एक अलग ही आप पहचान में समाज में देखेंगे, कुछ लोगों को अमीर वर्ग का दर्जा प्राप्त होता है, कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना मिडिल क्लास हैं, जैसे हम लोग मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, तो हम मध्यम वर्ग हैं। एक होता है निम्न वर्ग, जो हमसे भी बहुत ज़्यादा नीचे होंगे, आप देखते होंगे उनका अपना अलग ग्रुप होता है। वो कोई स्टेशन के नीचे रह रहा होता है, या फिर समाज में भी ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास घर वर है लेकिन बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वर्ग समझ गए आप कि ये हमारी ऐसा नहीं, ये हमें जन्म से नहीं मिलता है। अगर कोई गरीब है, उसने बहुत मेहनत करी, एक मिनट, अगर किसी ने गरीब है, अगर उसने बहुत मेहनत करी, मान लो वो IAS बन गया, तो वो तो अपने वर्ग में चेंज लाएगा ना। अब उसने कमाई करी, अपना घर वर बनाया, तो अब वो अमीरों के वर्ग में चला गया। लेकिन यही कोई अमीर है और उसने अपनी जगह का फ़ायदा नहीं उठाया, उसने मेहनत नहीं करा और उसको फाइनेंशियली दिक्कत होने लगी, तो वो तो फिर गिर के अपने गरीब वर्ग में या निम्न वर्ग में आ गया। तो इसीलिए ये आपकी कार्य क्षमता पे, आपकी कार्य पद्धति पे, आपकी शिक्षा, व्यवसाय, आपने कैसे व्यवसाय किया, आपकी जीवन शैली कैसी है, वर्ग इन सारे चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, वर्ग जन्म से नहीं बल्कि उपलब्धि से बनता है। वर्ग कभी भी जन्म से नहीं होता, जाति जन्म से होती है। वर्ग में हम खुद होते हैं, हमने क्या उपलब्धि करी, हम किस ग्रुप में जाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ग्रुप पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक होता है परिस्थिति। ठीक है, समाज में किसी व्यक्ति का स्थान या स्थिति परिस्थिति कहलाती है। यह जन्म से मिली या अपने कर्मों से प्राप्त हुई होती है। जैसे समाज में ना सबकी अपनी एक जगह होती है। जैसे हमारे पिता की अपनी एक जगह है, शिक्षक की अपनी एक जगह है, छात्र की अपनी एक जगह है। तो समाज में जिसकी जो भी जगह होती है ना, जो समाज द्वारा प्रदान की जाती है, वो परिस्थिति के अंदर हम रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं भूमिका। जैसे कि परिस्थिति के अनुसार, जैसे जिसको भी जो स्वरूप मिला है, जिसको जो परिस्थिति मिली है, वह उसी अनुसार व्यवहार करने की उससे अपेक्षा की जाती है। जैसे शिक्षक की भूमिका पढ़ाना है, तो उससे हर लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे, भाई वो पढ़ा है क्योंकि तुम शिक्षक हो। छात्र का काम भूमिका पढ़ना है, तो सब उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पढ़ो। अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करना होता है। सिंपल सा ये है कि जो व्यक्ति अपने अनुरूप व्यक्ति से अपेक्षित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। जैसे समाज ने जो भी समाज में जिस किसी ने भी अपनी जो परिस्थिति बनाई है, उसका वो निर्वाह करे और उसे भूमिका के रूप में रखा जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं भूमिका संघर्ष क्या होता है।
जब एक व्यक्ति को एक से अधिक भूमिकाएं आपस में टकराती हैं तो वह किसी एक भूमिका को निभाने में कठिनाई महसूस करता है। इसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा कि एक महिला है, नौकरी कर रही है, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, तो उसको कितने रोल मिले हैं? 2 रोल मिले हैं। अब ये दोनों को कैसे मैनेज करेगी? आमतौर पे महिलाएं को घर का काम भी करना होता है, बाहर का भी अपना जॉब वगैरह करना होता है, बच्चे भी पालने होते हैं। तो वो जब 2-3 रोल एक साथ मिलता है तो वो कठिनाई पैदा होती है, क्योंकि वो कोई काम, अब बताओ एक काम भी इंसान से ढंग से नहीं हो पाता, उनको 2-3 काम एक साथ करने हैं तो कैसे बहुत अच्छे से कर पाएंगी? तो जब ये जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं ना, इसको भूमिका संघर्ष के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि समाजीकरण क्या है। वह प्रक्रिया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्या बच्चों? चलिए खत्म ही कर देते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों, भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं एवं व्यवहार को सीखता है, समाजीकरण कहलाता है। सिंपल सा ये मान लीजिए, कोई बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, एक परिवार में जन्म लिया, उसको नहीं आता पता भाई कुछ की कैसे व्यवहार करना है, बोलना तक नहीं जानता। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो परिवार में बड़ा होता है, अपने आसपास के पड़ोसी दोस्तों के साथ बड़ा होता है, जिससे उसको समझ में आता है कि अरे समाज में तो कुछ नियम भी होते हैं। लाइक अगर वो छोटा है, बदमाशी कर रहा है, तो चलो ठीक है, लोग उसको माफ़ कर देते हैं कि चलो बच्चा। लेकिन अगर वो बड़े होकर कोई शरारत करता है तो उसको डांटा जाता है, समझाया जाता है कि नहीं, ये इसका नियम है और आप इसके विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। हर समाज का अपना अपना एक मूल्य होता है, एक वैल्यू होता है, जो वो सीखता है कि अच्छा मेरा ये मूल्य है और मुझे इसके प्रति आदर का भाव रखना है। तो वो अपने मूल्यों को सीखता है, अपने जहाँ रहता है वो आसपास जिन भाषाओं में वो बड़ा होता है वो भाषा सीखता है, जिस घर में बड़ा होता है, जिस समाज में बड़ा होता है, वहाँ का रीति रिवाज होता है उसे सीखता है, उसके प्रति आदर का भाव रखता है, परंपराओं को सीखता है, व्यवहार को सीखता है। ये सारी चीज़ें कि सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ठीक है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि अरे ये 5 साल तक चला, 10 साल तक चला, नहीं, ये जन्म से लेके पूरा मृत्यु तक चलेगा, क्योंकि हम सीखते ही रहते हैं हर रोज कुछ ना कुछ। स्कूल में होते हैं तो वहाँ सीखते हैं, जॉब पे जाते हैं वहाँ सीखते हैं, हम बड़े होते हैं तब हम सीखते हैं, हमारी शादी हो जाती है हम तब सीखते हैं। तो चीज़ें पूरी जिंदगी भर ये चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब सीखने की प्रक्रिया, समाज की प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण के रूप में जाना जाता है। उदाहरण मैंने आपको दे दिया, बच्चे का परिवार, विद्यालय और मित्रों से सीखना। ठीक है। अब आइए कि सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण किसको कहते हैं? समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो नियम, कानून, रीति रिवाज, मानदंड और संस्थाएं लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, उसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर रीति रिवाज ना हो, परंपरा ना हो, सम्मान ना हो, बदनामी का डर ना हो, तो फिर कोई अपने आप पे नियंत्रण रखेगा? जिसका जो मन आएगा, जैसे मन आएगा वैसे करना चाहेगा। अनौपचारिक नियंत्रण में आता है रीति रिवाज। जैसे कि मान लो छठ पूजा हम बिहार के हैं तो हम छठ पूजा मनाते हैं। कितना डर होता है लोगों के टाइम पे, उस टाइम पे, कि अरे रोड एकदम साफ सुथरा होता है, नदियाँ साफ सुथरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है। तो ये रीति रिवाज के थ्रू हमारे अंदर नियंत्रण लाया जा रहा है, परंपरा के आधार पर नियंत्रण लाया जा रहा है। हम बदनामी से डरते हैं, कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, तो हम अपने रेपुटेशन को बचाने का काम करते हैं। तो ये सारी अनौपचारिक नियंत्रण कंट्रोल में आती हैं। ठीक है। अब आता है औपचारिक नियंत्रण, जैसे कि कानून हो गया, पुलिस हो गया, न्यायालय है, सरकारी नियम आदि। जैसे कि हम सड़क पे जा रहे हैं, हम हेलमेट नहीं लगाएंगे, पुलिस पकड़ लेगा, चालान कट जाएगा, जबकि वो हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें, न्यायालय हो गया, अगर कोई चोरी करता है उसका चोर, या फिर कोई मर्डर कर देता है तो उसके लिए न्यायालय है। अगर कोई नियम ही नहीं होगा तो जिसका जो मन करेगा गुस्से में आके किसी को चाकू घोंप देगा, तो ऐसे नहीं होता है ना। तो औपचारिक नियंत्रण अपराधों पे समाज को नियंत्रित रखने के लिए जो औपचारिक नियंत्रण है वो सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इनमें उदाहरण के तौर पे कानून हो गया, पुलिस, न्यायालय, सरकारी नियम आदि। ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप समझ गए होंगे, ट्रैफिक नियम का पालन करना, चोरी करने पर कानून द्वारा दंड मिलना। सामाजिक नियंत्रण समाज में व्यवस्था, एकता और स्थिरता बनाने में सहायक होता है। सामाजिक नियंत्रण समाज में एकता बनाता है, व्यवस्था सुचारू रूप से चलने देता है और इन सबको स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है। अब आइए,
एक होता है विचलन। समाज के स्वीकृत नियमों, मूल्यों और मानदंडों से हटकर किया गया व्यवहार विचलन कहलाता है। बहुत सारे समाज में ना ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव सिर्फ नकारात्मक होता है या फिर सकारात्मक होगा। बहुत सारी चीज़ें समाज में चल रही होती हैं, समाज से ना चल के थोड़ा अपना रूप से चले, तो ये विचलन होता है। जैसे कि मान लो रूढ़िवादी टाइम, पहले के टाइम पे महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था। जरूरी थोड़ी है कि वो एकदम सही था। आज समाज आगे बढ़ा, धीरे धीरे चीज़ें हुई तो महिलाओं को भी शिक्षा दिया जाने लगा, तो एक सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है समाज की परिस्थितियों से हटकर। जैसे कन्या भ्रूण हत्या, ये भी एक हत्या है, आप इसे नहीं कर सकते, ये इलीगल है, इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये समाज के मूल्यों से हटकर लोगों को समझाया गया कि नहीं, वो भी भ्रूण है। अब बेटों के प्रति जो थी लालसा बच्चों मन में, वो अब धीरे धीरे कम होने लगी है। तो जब समाज कोई चीज़ चलती आ रही है, उससे हटकर अगर कोई चीज़ या फिर कोई भी नियम अपने नियम या फिर अपने दिशा तय करता है, तो ये एक सकारात्मक पहलू भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर चोरी करना समाज के विरुद्ध है, इसका नकारात्मक प्रभाव है। झूठ बोलना नकारात्मक प्रभाव है। लेकिन आप कोई महान कार्य कर देते हैं जिससे समाज को सफलता प्राप्त होती है, समाज थोड़ा ऊंची ऊंचाइयों पे जाता है, समाज में कुछ बदलाव आते हैं, तो ये सकारात्मक प्रभाव होते हैं। ठीक है, विचलन समाज की प्रक्रिया से अपने अलग जाकर कुछ कर हटकर कुछ किया गया व्यवहार विचलन कहलाता है। अब आते हैं प्रकार्यवाद। यह दृष्टिकोण समाज को एक संगठित तंत्र मानता है जिसमें प्रत्येक संस्था और भाग का कुछ न कुछ कार्य होता है जो समाज की स्थिरता को व्यवस्था बनाए रखता है। प्रकारवाद होता है जैसे कि तंत्र मानता है जिसमें हर एक संस्था भाग लेता है, कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होता है, समाज में अपना योगदान दे रहा होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो अप्रत्यक्ष रूप में है। उदाहरण के तौर पे परिवार का बच्चों का पालन पोषण करना, ये उनको पाल रहे हैं, समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको भी नहीं पता लेकिन वो धीरे धीरे समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है, धर्म समाज में एकता बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ तक हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। हम चैप्टर 3 भी ऐसे ही पढ़ेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक यू सो मच।